हफ्ते की सुबह ठीक 1 बजे अंधेरी रात के सन्नाटे में अमेरिकन सोल्जर खामोशी से वेनेजुएला के कैपिटल सिटी कराकस में दाखिल हो चुके थे। इनका टारगेट एक ऐसा कंपाउंड था जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो की रेजिडेंस थी। जैसे ही यूएस डेल्टा फोर्सेस निकोलस मडोरो की रेजिडेंस में एंटर होते हैं, मडोरो और उसकी वाइफ इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं और कुछ ही लम्हों में इन दोनों को कैप्चर कर लिया जाता है। और रात तकरीबन 3:30 बजे अमेरिकन फोर्सेस सेफली वेनेजुएला से निकल जाती हैं। इस मिशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया जाता है, जिसमें तकरीबन 150 के करीब एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं। क्या आज के दौर में कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरह कैप्चर कर सकता है? जिसका सीधा जवाब है नहीं। लेकिन फिर सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे रीजन क्या था? तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है और वो रीजन है ऑयल। क्या आप जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है? ना सऊदी अरब, ना ईरान, बल्कि वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास तकरीबन 303 बिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स हैं। इसके बाद सऊदी अरब, फिर ईरान और फिर कनाडा आता है। और कनाडा का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि कनाडा को अमेरिका की 51st स्टेट बन जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने जो प्राइमरी रीजन मडोरो को कैप्चर करने का दिया है वो ये था कि मडोरो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। 2004 में पोर्टो रिको में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन सितंबर 2025 में यूएस मिलिट्री एक बार फिर इसी जगह वापस आ जाती है। और इस बार इनका सारा फोकस, सारा टारगेट सिर्फ एक ही मुल्क होता है, वेनेजुएला। जिसके बाद हालात तेजी से बदलना शुरू हो जाते हैं। वेनेजुएला से आने वाली फिशर बोट्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाता है। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और कहा जाता है कि इन बोट्स में ड्रग्स मौजूद थी जो अमेरिका स्मगल की जा रही थी। ट्रंप के नजदीक ये मामला सिर्फ ड्रग्स तक महदूद नहीं था, ये इनके लिए दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुकम्मल जंग थी। इसी सिलसिले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई कार्टेल्स और क्रिमिनल गैंग्स को बाकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, जिनमें से एक नाम टर्न दी एर्गुआ था। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला कोई एक बाकायदा रियासत नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा मुल्क बन चुकी थी जिसे एक ड्रग कार्टेल चला रहा था। और इस कार्टेल के बिल्कुल टॉप पर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो बैठा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के मुताबिक यूएस जानबूझकर एक क्राइसिस मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि इसी बहरान को बहाना बनाकर वेनेजुएला में इंटरवेंशन की जा सके। जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा री इलेक्ट होकर हुकूमत में आए तो उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपनी पॉलिसी को मजीद सख्त कर दिया। इससे पहले जो बाइडेन की हुकूमत निकोलस मडोरो से बातचीत और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यूएस और वेनेजुएला के दरमियान डिस्ट्रस्ट और टेंशन कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें तकरीबन 25 साल पुरानी हैं। 1999 में जब हुगो चावेज हुकूमत में आए, तब से ही अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता टकराव की तरफ बढ़ने लगे। हुगो चावेज के पावर में आने से पहले अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार थे। उस जमाने में दोनों मुल्क एक दूसरे के की इकोनॉमिक पार्टनर समझे जाते थे। अमेरिकन कंपनियां 20वीं सदी के शुरू से ही वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही थी। और फिर 1920 के बाद तो यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था। 1940 तक वेनेजुएला दुनिया में तेल पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था और हर साल तकरीबन 27 मिलियन टन क्रूड ऑयल निकाला जा रहा था, जो सोवियत यूनियन से भी थोड़ा सा ही कम था। फिर 1943 में वेनेजुएला में हाइड्रोकार्बन्स लॉ पास किया जाता है और यही लॉ एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इससे पहले गैर मुल्की ऑयल कंपनीज जितना भी तेल निकालती थी, इससे हासिल होने वाला ज्यादातर प्रॉफिट खुद रख लेती थी। लेकिन इस कानून के बाद तेल से हासिल होने वाला प्रॉफिट 50-50 होना था, यानी 50% हिस्सा ऑयल कंपनीज का होना था और बाकी 50% वेनेजुएला की हुकूमत को मिलना था। 40 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर 1 जनवरी 1976 को वेनेजुएला ने बाकायदा तौर पर अपनी ऑयल इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ये फैसला सदर कार्लोस अंद्रेस ने किया था। और इसी दिन वेनेजुएला की स्टेट ओन ऑयल कंपनी पेट्रोलेस दी वेनेजुएला यानी PDVSA बनी। इस नेशनलाइजेशन से पहले 1914 से फॉरेन ऑयल कंपनीज, जिसमें ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज थी, वेनेजुएला से तेल निकाल रही थी, जैसे एक्सॉन, शेल, गल्फ ऑयल और मोबिल।
फिर नेशनलाइजेशन के बाद 1976 में इन कंपनी से ऑयल फील्ड्स और फैसिलिटीज हुकूमत ने ले ली और बदले में इन्हें कंपनसेशन दी गई, कुछ कैश और कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सूरत में। लेकिन एक अहम बात यह थी कि इन कंपनीज को मुकम्मल तौर पर निकाला नहीं गया था, बल्कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे, जिसके तहत अब ऑयल फील्ड्स गैर मुल्की कंपनियों की मलकियत नहीं रहे थे, बल्कि PDVSA यानी वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी सबकी मालिक और कंट्रोलर बन गई थी। फॉरेन कंपनीज अब सिर्फ सर्विसेज फराम कर सकती थी, लेकिन तेल पर असर इख्तियार वेनेजुएला की हुकूमत के पास आ चुका था। फिर 1999 में हुगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने, जो खुद को मार्क्सिस्ट कहते थे, और इनका कहना था कि वो अपने मुल्क में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम कर देंगे। उस वक्त वेनेजुएला बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था और इससे भारी प्रॉफिट भी कमा रहा था, लेकिन एक बड़ी हकीकत यह थी कि इस ऑयल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी 3 अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में था, चेवरॉन, कोनोकोफिलिप्स और एक्सॉन मोबिल। फिर 2007 में चावेज ने ऑयल इंडस्ट्री की नेशनलाइजेशन को मजीद आगे बढ़ा दिया। उन्होंने अमेरिकन और दूसरी फॉरेन कंपनीज को मजबूर किया कि वो अपने बिजनेसेस का ऑपरेशन कंट्रोल स्टेट कंपनी यानी PDVSA को दे दें। इन कंपनीज को सिर्फ माइनॉरिटी शेयर्स रखने की इजाजत दी गई, जिसका मतलब ये था कि इनके ज्यादातर एसेट्स हुकूमत के कंट्रोल में चले गए, जिसके बाद वेनेजुएला ने ओरिनोको रिवर बेसिन में मौजूद ऑयल प्रोजेक्ट्स का तकरीबन 83% कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसे दुनिया के लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व में शुमार किया जाता है, जहां ट्रिलियन ऑफ बैरल्स ऑयल मौजूद है, जिनमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ बैरल आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए निकाले जा सकते हैं। जिसके बाद कोनोकोफिलिप्स और एक्सन मोबिल वेनेजुएला की हुकूमत के साथ किसी भी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाती और नतीजतन दोनों कंपनियां वेनेजुएला को छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन चेवरॉन वेनेजुएला में मौजूद रहती है, जिसको एक स्पेशल लाइसेंस के तहत तेल निकालने और इसे एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है, जिसके बाद इन कंपनियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज करने और कंपनसेशन के मामले में एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, जो आज तक जारी है। एक्सन मोबिल का कहना था कि इसकी प्रॉपर्टी सीज होने पर इसे $10 बिलियन अदा किए जाने चाहिए। इस मामले को इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICSID में ले जाया जाता है। 2014 में ICSID ने फैसला दिया कि वेनेजुएला एक्सन मोबिल को $1.6 बिलियन पे करेगा, लेकिन यह अमाउंट बाद में डिस्प्यूट हो गई और एक्सन मोबिल आज तक इस अमाउंट का मुतालबा कर रही है। इसके अलावा एक दूसरे केस में ICSID ने फैसला दिया कि वेनेजुएला तकरीबन $8.5 बिलियन कोनोकोफिलिप्स को पे करेगा। यह अमाउंट कोनोकोफिलिप्स के एसेट्स नेशनलाइज किए जाने के बदले में कंपनसेशन के तौर पर दी जानी थी। वेनेजुएला ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन जनवरी 2025 में ICSID ने वेनेजुएला की अपील को रद्द कर दिया और कोनोकोफिलिप्स के हक में फैसला बरकरार रखा। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इस रकम का $1 भी अदा नहीं किया गया। तो इस तरह चावेज के पावर में आने के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ते चले गए और हालात यहां तक पहुंच गए कि 2010 तक दोनों मुल्कों ने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए थे, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस तकरीबन खत्म हो चुके थे। अब फिर 2013 में हुगो चावेज का इंतकाल हो गया और इनके बाद निकोलस मडोरो पावर में आए। तो इसके बाद US ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगाना शुरू कर दी। अमेरिका का कहना था कि ये पाबंदियां ह्यूमन राइट्स वायलेशन यानी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर लगाई गई हैं। जब 2018 में मडोरो दोबारा इलेक्शन जीतकर पावर में आए तो US ने यह इलेक्शन रिग्ड करार दिया। इसके बाद 2019 में ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ सैंक्शंस को मजीद सख्त कर दिया। इन पाबंदियों का मकसद वेनेजुएला पर फाइनेंशियल प्रेशर डालकर मडोरो को पावर से हटाना था। इसी सिलसिले में वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी PDVSA और सेंट्रल बैंक पर भी सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। फिर 2020 में निकोलस मडोरो और इनके करीबी साथियों पर यूनाइटेड स्टेट्स में नार्को टेररिज्म यानी मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए। वाशिंगटन ने ऐलान किया कि जो कोई भी मडोरो की गिरफ्तारी में मदद करेगा उसको $15 मिलियन इनाम दिया जाएगा। फिर 2025 में ये इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया। अमेरिका का इल्जाम था कि निकोलस मडोरो कार्टर ऑफ द सन्स को लीड कर रहा है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ऐसा कोई कार्टर हकीकत में मौजूद ही नहीं है। ये दरअसल एक स्लैंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका ने इन्हीं इल्जामात को बुनियाद बनाकर 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हमला कर दिया। और दोस्तों, ये थी इस पूरी कहानी की असल हकीकत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।